मात सरस्वती तेरी वंदना, तेरा निरंतर ध्यान रहे। अक्षर अक्षर शब्द शब्द माँ, अक्षर अक्षर शब्द शब्द माँ, तेरा ही गुणगान रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना, तेरा निरंतर ध्यान रहे। आ सध जाए माँ मन की वीणा, श्रुति श्रुति तेरी प्यास रहे। छुपाए दुख हृदय कभी ना, अंतर मन तेरा वास रहे। अंतर मन तेरा वास रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना, तेरा निरंतर ध्यान रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना। सांस सांस में तेरी सरगम, अधरों पे तेरा गान रहे। आते जाते हर एक क्षण में मात तुम्हारा ध्यान रहे। मात तुम्हारा ध्यान रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना, तेरा निरंतर ध्यान रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना। आ आ तेरी ममता मिल जाए माँ, नजर नहीं मोती पे। तेरे नाम की धुन जागे माँ, मेरे मन के मंजीरे में। मेरे मन के मंजीरे में मात सरस्वती तेरी वंदना, तेरा निरंतर ध्यान रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना, तेरा निरंतर ध्यान रहे। मात सरस्वती तेरी वंदना। धन्यवाद। मेरी छोटी बहन प्रिया शुक्ला का विशेष आभार, जिन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया और सुर में और चार चांद लगाए। सीमा जी, आपका माइक बंद है, खोल लीजिए। जी मानवीय जी, माँ सरस्वती के चरणों में सुमधुर सुर पुष्प अर्पित करने के लिए आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं और आपकी बहन का भी हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच उपस्थित हैं गाजियाबाद से डॉक्टर रश्मि चौबे जी, और वो मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि वक्ता श्री चंद्रशेखर वर्मा जी के साथ साथ जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, उन सभी के स्वागत के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। रश्मि जी, जो कि बाल संसद इकाई की प्रभारी भी हैं और बहुत अच्छा संचालन भी करती हैं। रश्मि जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, उसके लिए भी। और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित 9 जुलाई 2025 बुधवार को शाम 7 बजे मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ इस आभासी गोष्ठी में। सर्वप्रथम मैं जो विषय है श्री भगवती चरण वर्मा जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ऐसे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और विचारक, उनको नमन करती हूँ। और साथ ही साथ वक्ता के रूप में आज पधारे हुए
आदरणीय श्री चंद्रशेखर वर्मा जी का इन शब्दों से नमन करती हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि आज की गोष्ठी का दारोमदार आदरणीय सर के वक्तव्य पर है और एक अच्छा उद्बोधन करता अगर मिल जाए तो श्रोताओं को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आदरणीय श्री चंद्रशेखर वर्मा सर, जो कि मोटिवेशनल वक्ता भी हैं, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विशेषज्ञ हैं, सुप्रसिद्ध लेखन श्री भगवती चरण वर्मा जी के पौत्र और सुपरिचित लेखक श्री धीरेन्द्र वर्मा जी के पुत्र हैं। पेशे से मानव संसाधन एक्सपर्ट शेखर जी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं के ज्ञाता हैं। काव्य की समस्त विधाओं में अपने लिखते हैं, साहित्यकार भी हैं। तो ऐसे आदरणीय सर हमारे सर साथ आज उपस्थित हैं। इस बहुत बहुत उपस्थित आभार आप सबका जिनको जी। पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आशा ही नहीं, विश्वास है कि आज की गोष्ठी श्रेष्ठ गोष्ठी होगी, ऐसा विश्वास रखते हुए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर आपका इस आवासीय धन्यवाद धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से। लखनऊ से जुड़े हैं आप, धन्यवाद सर। और आज अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय हमारी, कहते हैं ना, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोई, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ऐसी ही आदरणीय महोदया आज की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी मैम, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की, और उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय सर जो कि उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सर, उनका भी ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर, जो कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं और हर गोष्ठी में सर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। गुरुबिन ज्ञान ना होत है, गुरुबिन दिशा जान, गुरुबिन इंद्रिय ना सदें, गुरुबिन बढ़े न शान। तो आपके आने से गोष्ठी की शान बढ़ जाती है सर। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। आदरणीय विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि जिनके आशीर्वाद से हम नित्य निरंतर ज्ञान की गंगा में बहते रहते हैं। उनके लिए चंद शब्द ही कहूँगी। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा पाहे, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाहे। सर हमारे साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि गोष्ठी सुनिश्चित बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन रहता है वो हमारे लिए काफी उपयोगी रहता है। स्वागत करती हूँ आदरणीय सचिव महोदय का। संचालिका महोदय आदरणीय सीमा वर्मा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि संपादक हैं स्नेह समाज पत्रिका की और लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। और आजकल इनका उद्बोधन भी मैं सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। प्यारी सखी, आपको नमन करते हुए मैं स्वागत करती हूँ अपने हृदय से आपका शब्द सुमनों से। सब धरती कागज करूं, लेखन ही सब बन रहा है, सात समुद्र मछ करूं, गुरगुण लिखा ना जाए। ऐसी ममतामयी आदरणीय सीमा मैम का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ हमारी सखी और जुड़ी हुई पुष्पा शैली श्रीवास्तव मैम, जो कि इस गोष्ठी का संयोजन किया हुआ है और एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सूचना देती हुई हमारे इस ज्ञान की गंगा को हमें जोड़ती हैं। उनका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे। स्वागत करती हूँ आदरणीय पुष्पा शैली श्रीवास्तव मैम का। और आभार हेतु आदरणीय श्रीमती अनीता सक्सेना मैम, जो कि अध्यापिका हैं अयोध्या से, उनका हार्दिक अभिनंदन है। सुमधुर सरस्वती वंदना के लिए जो प्यारी प्यारी दो बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका नाम 1 मिनट में पढ़ के बताती हूँ, भूल रही हूँ शायद। सरस्वती वंदना श्रीमती मांडवी सिंह जी, जो कि अयोध्या से जुड़ी हैं। बहुत प्यारी सरस्वती वंदना की उन्होंने। और मेरा ऐसा मानना है, अगर सरस्वती वंदना अगर अच्छे से हो जाए और नेट महाराज की कृपा रहे तो गोष्ठी का बहुत अच्छी होती है। तो मैं आप सभी साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भरत शंकर सर, प्रोफेसर डॉक्टर राधे श्याम जी, संजीवनी जी, उमा जी, रजनी जी और शुभा जी, अन्य अनेक विद्वान जो कि जुड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। क्योंकि श्रोता ना हो तो वक्ता का कोई मायने नहीं रह जाता, इसलिए आप सभी इस गोष्ठी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक जुड़े रहिए, ऐसी मैं आशा करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। शब्द सुमन स्वागत से शब्दों से के सुमन से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी श्री विशेष हैं हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी। नमस्कार सभी धन्यवाद को, कल रश्मि गुरु जी। पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। और साथ ही साथ सावन आ गया है तो तुलसीदास जी को भी नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने बहुत ही तमाम हिंदी पंक्तियों से, संस्कृत श्लोकों से आपने सभी का स्वागत किया। हम लोग धन्य हो गए। बहुत बहुत आभार आपका। अब हम विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव आदरणीय श्री डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी को प्रस्तावना हेतु आमंत्रित करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सीमा मैडम, मैंने मना किया था ना बोलने के लिए, लिखा था मैंने पहले ही। अच्छा, हमने देखा नहीं महोदय। इसमें अभी लेटेस्ट आपने अभी डाला होगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की गोष्ठी के विषय का संक्षिप्त परिचय देते हुए हम अपने आदरणीय वक्ता को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आज का विषय है श्री भगवती चरण वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ऐसे महान साहित्यकार शायद ही कोई हिंदी प्रेमी होगा जो उनका नाम ना जानता हो, और प्रायश्चित कहानी या कबरी बिल्ली के नाम से जो उनकी कहानी प्रसिद्ध है उसको कोई ना जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उनका उपन्यास चित्रलेखा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, और हम लोग ने जो पढ़ा है वो पुस्तकों में पढ़ा है। और आज जो हम लोग जानेंगे वो उनके ही परिवार के एक सदस्य, उनके पौत्र के मुंह ज़बानी जो हम लोग सुनेंगे और जानेंगे, वो हम लोगों को ज्यादा प्रभावित और आकर्षित कर सकेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो बहुत अधिक उनके विषय में ना बताते हुए उनके चंद्रशेखर वर्मा जी को ही हम आमंत्रित करेंगे और उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे हमारे महान साहित्यकार श्री भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में। श्री चंद्रशेखर वर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। थोड़ा सा परिचय हम चंद्रशेखर वर्मा जी का देना चाहेंगे जी। थोड़ा बहुत तो रश्मि जी ने दे दिया है, कुछ थोड़ा परिचय हम चंद्रशेखर वर्मा जी का देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे लेखक हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और तीनों ही भाषाओं में इन्होंने अव्वल दर्जे की इन्होंने रचनाएं की हैं, जितना हमने पढ़ा है। एक इनकी अंग्रेजी की पुस्तक है जो कि रूपा पब्लिकेशंस से एक उपन्यास इनका हुआ है, प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और एक कहानी, हिंदी कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है 14 लेफ्ट 14 राइट, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। और इसमें ऐसी कहानियां हैं जिसका अंत तक आप लोग पहुंचते पहुंचते भूमिका भूल जाएंगे कि आपने कहाँ से कहानी आरंभ करी थी और कहाँ पे जाके वो समाप्त हो रही है। बहुत ही रोचक कहानियां हैं। और चंद्रशेखर वर्मा जी, इसका अगर आप लिंक चाहें तो हम लोगों को दे सकते हैं। जी। चंद्रशेखर वर्मा जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में परास्नातक किया है और सिम्बायोसिस से प्रबंधन की पढ़ाई की है। चंद्रशेखर जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के साथ 15 वर्ष एवं रिलायंस उद्योग के साथ 2 वर्ष कार्यक्रम किया है। वर्तमान में वो एमिटी विश्वविद्यालय के साथ मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। चंद्रशेखर जी ने विभिन्न विषयों में अभी तक 5000 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की हैं और बहुत से हमारे युवा साथियों को बहुत अच्छी तरीके से निर्देशित करने का काम भी करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है, मंच आपका है, अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करें। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आप सब लग आ रही है साफ? जी जी, आ रही है। तो आपका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपना वक्तव्य देना प्रारंभ कर सकता हूँ। भगवती चरण वर्मा जी यानी हमारे दादाजी, हमारे बाबा, उनके बारे में मुझे बोलने को कहा गया है। और मेरा बचपन अगर देखा जाए तो उनके साथ गुजरा, और मैं प्राय 11-12 वर्ष का था जब तक उनके मैं साथ रहा। नहीं, और ज्यादा, 14-15 वर्ष तक मैं उनके साथ रहा। तो काफी कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में देखने को मिला।
कृतित्व के बारे में जहां तक कहा जाए तो वो अभी भी यात्रा अभी चल रही है, क्योंकि उनके कई उपन्यास मैंने पढ़े हैं और मैं दोबारा पढ़ता हूं तो उनकी अलग तरह की समझ आती है। तो मैं प्रारंभ करता हूं उनके व्यक्तित्व से। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मैं आपको सच बताऊं कि हमें शायद इस बात का आभास नहीं था कि हम किस तरह के व्यक्तित्व के साथ या किस तरह की शख्सियत के साथ रह रहे हैं। और हमारे बाबा इतने बड़े साहित्यकार हैं या बड़े जाने माने व्यक्ति हैं, इस चीज का हम लोग को अंदाजा नहीं था। कॉल्विन तालुकदार कॉलेज में वो चाहते थे कि मेरा एडमिशन हो, और मैं क्लास 2 तक मैं पढ़ा था। महानगर लखनऊ में एक स्कूल है जो कि गर्ल्स स्कूल था, लेकिन उसमें क्लास 2 तक कोएड था। तो वहां से हमें जाना था। आमतौर पे वहां के बच्चे दूसरे स्कूल में, महानगर बॉयज जिनका एफिलिएटेड स्कूल था, वहां जाते थे। लेकिन हमारे बाबा की इच्छा थी कि मैं लखनऊ का जो उस वक्त का सबसे अच्छा स्कूल था, कॉल्विन तालुकदार कॉलेज लड़कों का, मैं वहां पे पढ़ूं। तो मुझे वो एडमिशन के लिए वहां पे लेके गए, और क्लास 2 का जो एडमिशन टेस्ट था उसमें मैं फेल हो गया, यानी मुझे नहीं चुना गया उसमें। तो जो रिजल्ट आया तो थोड़ा सा होती है, थोड़ी सी निराशा होती है। लेकिन तब बाबा मुझे लेके गए, और हमारे प्रिंसिपल उस समय थे एच.एल. दत्त साहब। तो जब वो उनके कमरे में घुसे तो वो खड़े हो गए। तो ज्यादातर बच्चे प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं, तो जब मैंने देखा ये प्रिंसिपल क्यों खड़े हो रहे हैं हमारे बाबा के सामने, तो मुझे लगा कि शायद निकालेंगे बाहर कि कहाँ घुसे आ रहे हैं आप। तो वो खड़े होकर उन्होंने बहुत सम्मान से, आदर से हाथ जोड़ा, बोला कि अब भगवती चरण वर्मा जी को खुद आना पड़ेगा अपने पोते के एडमिशन के लिए। तो बोले मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और उन्होंने तुरंत घंटी बजा के किसी को बुलाया और कहा कि इनको क्लास में ले जाइए। तो उसी दिन मेरा एडमिशन हो गया। उस दिन मुझे शायद पहली बार ये आभास हुआ कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं और जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, ये कोई बड़ी शख्सियत है। उसके बाद कॉल्विन में ही क्लास 4 या 5 की बात है, हमारी हिंदी की जो टीचर थी उन्होंने हमें बुलाया और थोड़ा सा डांट के लहजे में बोला कि तुम उनके ग्रैंडसन हो, बता नहीं सकते थे? तो मैंने कहा कि यहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बता रहा है अपने ग्रैंडफादर का नाम, तो मैं क्यों बताता? तो बोले ये सब उनके पोते नहीं है भगवती चंद वर्मा के, तुम्हें बताना चाहिए था। तो मुझे फिर ये आभास हुआ। तो धीरे धीरे इन चीजों को हमने देखा कि हमारे बाबा एक बड़ी शख्सियत हैं। और बचपन में ये बड़ी रोचक चीज है कि आज हम जब देखते हैं बच्चों को या किसी भी उम्र के लोगों को, हमारे शहर में कोई भी साहित्यकार आता है, या छोटा या बड़ा, तो उसके पीछे लोग भागते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ एक फोटो सेल्फी खिंच जाए या उनको ऑटोग्राफ मिल जाए। हालांकि अब ऑटोग्राफ का ट्रेंड तो खत्म हो गया है, लेकिन हमारे घर में घंटी बजती थी। मोबाइल फोन का युग था नहीं वो। घंटी बजती थी, हम दरवाजा खोलते थे तो कभी हरिवंश राय बच्चन खड़े हैं, कभी रामधारी सिंह दिनकर जी खड़े हैं, और इस तरह के नरेंद्र शर्मा जी आ रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत हमारे घर आके रुकते थे। तो एक अलग ही साहित्यिक माहौल था। फिर भी मैं बताऊं कि जो हमारी बुद्धि थी उस वक्त, हम छोटे ही थे, तो हमें इतना अंदाजा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैंने स्टडी करना शुरू किया। एक विशेष बात है जो कि सुनकर शायद मेरे भाई बहनों को और कजिन्स को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सारे भाई बहनों में, यानी अपने नाती और पोतों में, सबसे ज्यादा स्नेह मुझे मिला बाबा का। और शायद इसीलिए सीमा जी मैं ये जिम्मेदारी भी समझता हूँ, दायित्व भी समझता हूँ कि उनके साहित्य को और उसके साथ साथ अपने साहित्य को भी आगे लेके चलूं, क्योंकि वो निर्वाह करना शायद मेरी जिम्मेदारी भी है। एक दो मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ जिससे शायद आपको उनके व्यक्तित्व का अंदाजा हो। नाम लिए बिना बात करूंगा, क्योंकि जिन लोगों के बारे में ये बातें हैं वो बड़े नाम हैं साहित्य में। तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए बाबा की भूले बिसरे चित्र नॉमिनेटेड थी, और वो पैनल होता है, उसमें 3 व्यक्ति बैठते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि मैंने मतलब वो उस लायक है कि नहीं है। तो साहित्य अकादमी का जब अवार्ड बाबा की भूले बिसरे चित्र को मिल गया, तो उस पैनल पे जो एक लेखक थे, बड़े लेखक हैं वो, उन्होंने बाबा से कहा कि मैंने आपका नाम रिकमेंड कर दिया है,
थोड़ा एहसान जताते हुए कहा कि मैंने आपका नाम रिकमेंड कर दिया है और किताब को बिना पढ़े कर दिया है। तो अब ये तो समझ में नहीं आया कि वो तारीफ कर रहे थे या कहना चाहते, लेकिन वो एहसान जता रहे थे, ये बात निश्चित है। खैर, समय बदला और इस घटना के 4 या 5 साल बाद की बात है कि बाबा पैनल पे थे उस वक्त और उनकी किताब आई, उन साहित्यकार। तो बाबा ने उनसे कहा कि मैंने भी आपका नाम रिकमेंड कर दिया है और हमारा एहसान मानिए कि हमने पढ़कर कर दिया है। तो ये एक तरह से उन्होंने इंगित किया उनको कि पढ़ने पर उतनी अच्छी नहीं लगने के बाद भी मैंने रिकमेंड कर दिया, यानी आपका एहसान लौटा दिया है। पुरस्कारों में ये सब होता रहता है और पुरस्कार मेरिट पे कम मिलते हैं, इसी तरह की चीजों पे ज्यादा मिलते हैं। अभी भी वही चल रहा है, आप सब जानते हैं। एक और मजेदार घटना मैं आपको बताता हूँ कि बाबा तब बम्बई में रहते थे और उनका किसी काम से, व्यक्तिगत काम से लखनऊ आना हुआ। लखनऊ जब वो आए तो उस वक्त ये सन 50-55 के आसपास की बात होगी, मतलब हम लोग आज से 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उनको कुछ धनराशि की आवश्यकता पड़ी, कुछ अर्जेंट आवश्यकता पड़ी धनराशि की। तो एक लेखक के लिए धनराशि मुहैया करना सबसे ज्यादा आसान होता है एक प्रकाशक के लिए, कि वो प्रकाशक ही उनको पैसा दे सकता है। तो बाबा के पास उनकी कुछ कविताएं तैयार थी, करीब 70-80 कविताएं थी। तो वो उन कविताओं को लेकर उन प्रकाशक महोदय के पास गए और बोले, मैं चाहता हूं कि आप ये किताबें छापे। बाबा बड़ा नाम हो चुके थे तब तक, तो उनको अच्छा लगा कि भगवती चरण वर्मा उनके पास आए हैं किताब छपवाने के लिए। तो उनका कि एक आग्रह था कि मुझे 500 रुपए आप पेशगी यानी एडवांस दे दें। प्रकाशक ने उन्हें बैठाया, चाय वाय पिलाई और बोला, भगवती बाबू आप एक काम करें, आप ये किताबें दे दें और 1 टाइम रॉयल्टी के रूप में 1000 रुपए ले। 1 टाइम रॉयल्टी का मतलब ये हुआ कि एक बार में भुगतान हो जाएगा, आगे कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी, जो भी 10-12-15% बाबा को मिलती होगी। तो बोले, इस शर्त पे अगर आप तैयार हो तो मैं ये किताब छाप दूंगा। तो पैसों की आवश्यकता तो थी और जितनी धनराशि की आवश्यकता थी उसकी दोगुनी धनराशि प्रकाशक देने को तैयार था। तभी बाबा ने कहा, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं थोड़ा सोच लूं इस बारे में, क्योंकि लेखक के लिए आसान नहीं होता होगा शायद कि 1000 ये एक 1 टाइम रॉयल्टी में अपनी सारी कविताएं दे दें। अगले दिन बाबा उनके पास पहुंचे और बोले कि ठीक है, मैं कविताएं ले आया हूं, आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए और ये 1 टाइम रॉयल्टी हो जाएगी इन कविताओं की। अब प्रकाशक के ऊपर एक कुटिल सी विजयी मुस्कान आई और उन्होंने कहा कि भगवती बाबू, ये निर्णय तो आप कल भी ले सकते थे, आपने अपने आप को एक दिन क्यों और परेशान किया? निर्णय तुरंत लिया करिए। मैं आपको 1000 रुपए अभी दे देता हूँ। उन्होंने 1000 रुपए दे दिए। फिर बाबा ने कहा, वैसे एक बात मैं बताऊं, मैंने ये निर्णय कल क्यों नहीं लिया और मैं एक दिन का मैंने क्यों प्रतीक्षा की है, आपको प्रतीक्षा करवाई? उसका कारण ये था कि ये जो कविताएं मैं आज लाया हूं, ये वो कविताएं नहीं हैं जो मैं कल लाया था। ये वो कविताएं हैं जो मैंने कल से आज के बीच में लिख दी हैं आपके लिए, और आप इनको छाप दें। जो मेरी अपनी पसंदीदा कविता हैं, इनको मैं अपनी मर्जी से छपाऊंगा और उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा 1 टाइम रॉयल्टी। तो इस तरह की बड़ी सारी उनके जो व्यक्तित्व की बात है, एक एक कहते हैं ना, जो लेखक में अना होती है, वो अना थी उनमें। और शायद उस समय के लेखक इस तरह की अना के साथ चल भी सकते थे। आज जब मैं देखता हूं कि लेखक की रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है, और मुझे अफसोस होता है कि किस तरह से प्रकाशक या आयोजक या इस तरह के कार्यक्रम, किस तरह से लेखक अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रचार के लिए इधर से उधर हाथ जोड़ता फिरता है। तो समय है ऐसा, इसमें इसमें लेखकों का दोष मैं नहीं दूंगा, ये समय ऐसा आ गया है। मैं मुझसे अक्सर सीमा जी ये लोग पूछते हैं कि अच्छे पाठक कहाँ चले गए या पाठकों की संख्या क्यों कम हो रही है। तो मेरा उनको ये जवाब होता है कि एक समय था जब लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों कम थे, फिर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती गई क्योंकि अच्छा लेखन आ रहा था,
लिखने वाले कम थे, लेकिन पाठक बहुत थे। कब आ रहे हो? धीरे धीरे पाठकों की संख्या कम हुई और लेखकों की संख्या बढ़ती गई, और आज वो युग आ गया है कि जब लेखकों की संख्या पाठकों से ज्यादा हो गई, तो पाठक कहाँ मिलेंगे? हर वो व्यक्ति जो पढ़ सकता था आज की तारीख में लिख रहा है। उसको वो पढ़ना बाद में शुरू करता है, लिखना पहले शुरू करता है। तो जब पाठक नहीं मिलेंगे तो अच्छा लेखन भी नहीं होगा। मेरा ही एक शेर है कि हमने जैसा बचपन में देखा, उसको ये बहुत अच्छे रंग से दर्शाते हैं। दो शेर मैं सुनाऊंगा कि घर में बचपन से देखी भरमार किताबों की, घर में बचपन से देखी भरमार किताबों की, हर कमरे में थी चौथी दीवार किताबों की। और इसका ये शेर आप लोग अपने साथ ले जा सकते हैं कि पढ़ने वाले लोग गलत हैं या लिखने वाले, पढ़ने वाले लोग गलत हैं या लिखने वाले, जो इतनी तादाद बढ़ी बेकार किताबों। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वालों ने या लिखने वालों ने कुछ गड़बड़ की है। मैं लिखने वालों को ही दोष दूंगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका साहित्य पढ़ा जाए तो आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऐसा साहित्य लिखना पड़ेगा। और हर तरह से नुकसान इसमें अच्छे साहित्यकार का ये हो गया है कि इतनी भीड़ में वो खो गया है। देखिए, अच्छा साहित्यकार आमतौर पे अमूमन अच्छा मार्केटिंग करने वाला नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है उसकी। यदि वो मार्केटिंग करने लगेगा तो वो साहित्य पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो और बिना मार्केटिंग के काम नहीं चल रहा है। तो कारण यही हो रहा है कि जो अच्छा साहित्य नहीं है, वो मार्केटिंग या प्रचार के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें जो अच्छा साहित्य है वो खो जा रहा है। तो बाबा में इस बात की अना थी और वो अपनी अना के साथ चलते थे। एक और किस्सा है कि आकाशवाणी में वो सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। उनके साथ सुमित्रा नंदन पंत जी भी थे, और शायद पंडित नरेंद्र शर्मा भी थे। और एक फिर मैं नाम नहीं लूंगा, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे जो लेखक भी थे। वो बाबा को बहुत मानते थे और उनके पास अक्सर सलाह लेने के लिए, सुझाव के लिए आया करते। हुआ यूं कि वो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में पहुंच गए, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर थे, और एक तरह से बाबा के बॉस बन गए, क्योंकि फिर उनकी रिपोर्टिंग उनको शुरू हो गई, सलाहकार की तरह उनको बताना पड़ता था। अब वो जो आईएएस महोदय थे, वो अपनी लेखक की स्थिति को भूलकर अपनी अफसर की स्थिति को आगे ले आने लगे। लेखक के रूप में वो बाबा से बहुत जूनियर थे, लेकिन अफसर के रूप में वो ऊपर थे, क्योंकि वो अफसर थे। तो वो अक्सर उनके व्यवहार में ये चीज दिख जाती थी कि वो अफसरी कर रहे हैं। तो बाबा ने कुछ दिन तक तो इस चीज को बर्दाश्त किया, और फिर हुआ यूं कि लाल किले पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था, जिसमें बाबा को भी बोलना था, और बाबा ने वहां पर एक कविता सुनाई। वो कविता कुछ यूं थी कि दोस्त एक भी नहीं जहां पर 100 दुश्मन जान के, इस दुनिया में बड़ा कठिन है चलना सीना तान। दोस्त एक भी नहीं जहां पर 100 दुश्मन जान के, इस दुनिया में बड़ा कठिन है चलना सीना तान के। और उखड़े उखड़े आज दिख रहे हैं जो तुमको यार हम, ये न समझ लेना जीवन का दांव गए हैं हार हम। वही स्वप्न आंखों में उर्मे, वही अधिक विश्वास है, किंतु अचानक खो बैठे हैं अपना ही आधार हम। इस दुनिया में जहां लोग हैं बड़ी आन के बान के, हमको तो आता है केवल चलना सीना तान के। और ये कविता सुना कि उन्होंने लाल किले से के प्राचीर से एक घोषणा की, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, कि इस कविता को मेरा आकाशवाणी के सलाहकार के पद के रूप में से इस्तीफा समझा जाए, त्यागपत्र समझा जाए। बाद में इस पे इंक्वायरी बैठी और संसद पे सवाल भी उठा कि ऐसा क्या हो गया इनके साथ। तो ये नौकरियों पर उन्होंने कभी, बड़ी सारी जगह रहे, वो उनका जीवन एक बोहेमियन की तरह था, घूमते ही रहे।
कानपुर उन्नाव के पास शफीपुर में उनका जन्म हुआ। कानपुर से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। हमारे बाबा के जो पिताजी थे वो जल्दी चल बसे। बाबा की उम्र केवल 5 वर्ष थी तब। फिर उन्होंने वहां पे कानपुर से अपनी स्कूली शिक्षा की। और ये भी बताऊं मैं आपको, क्लास 8वें या 9वें में थे जब वो हिंदी में फेल हो गए। और तब उनके जो टीचर थे उन्होंने बाबा से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किसी और विषय में फेल हो जाते हो, मुझे इतना अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता, लेकिन तुम अपनी मातृभाषा में फेल हुए हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शायद वही एक वाक्य रहा होगा जो उनके साथ रह गया। और ये जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको एक तरह से ये संदेश है कि कभी कभी हम जब असफल होते हैं तो असफलता का दर्द तो होता है, उसका अफसोस होता है, उसकी पीड़ा होती है, लेकिन असफलता हमेशा अपने साथ एक संदेश लेके आती है। तो शायद उस डांट में अपने अध्यापक की बाबा ने वो संदेश देखा कि हिंदी में कुछ ऐसा काम किया जाए कि 8वें और 9वें के विद्यार्थियों को मेरी कहानियां पढ़ने को मिले आगे चलकर। तो ये इस तरह से उनकी यात्रा रही। फिर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और लॉ किया। फिर वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्होंने एक विचार नाम की पत्रिका निकाली। फिर वो बम्बई आए। बम्बई में फिल्मों के साथ रहे। बहुत सारी फिल्मों की पटकथाएं लिखी, जिसमें एक अशोक कुमार साहब की बहुत सुपरहिट फिल्म, जो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म कही जाती है, जिसका नाम था किस्मत, उसकी पटकथा लिखी। दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म ज्वार भाटा बाबा ने लिखी थी। और ज्वार भाटा के लिए जब दिलीप कुमार जी का चयन हुआ था तो उनका नाम यूसुफ खान था, आप लोग जानते ही हैं। और तब देविका रानी जी ने बाबा से आग्रह किया कि इनको कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए, स्क्रीन नेम दे दीजिए, क्योंकि यूसुफ खान शायद नहीं चल पाएगा। और तब बाबा ने उनको दिलीप कुमार का नाम दिया। ये बात गूगल पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ये बहुत स्पष्ट है। तो ये उनकी यात्रा रही। और इस यात्रा में हर जगह वो ज्यादा टिके नहीं, इसीलिए नहीं टिके कि एक उनके अंदर एक आत्मसम्मान था जिसको कोई चोट पहुंचा नहीं सकता था। बड़े वाक पटुता थी उनमें। मुझ में कुछ भी उसका अंश अगर दिखे आपको तो वो उन्हीं की देन है कि वो किसी भी मौके पे आपको लाजवाब कर सकते थे। कोई भी हो, कहीं पर पारिवारिक जो भी हम लोग की गैदरिंग्स होती थी या बाहर कहीं पर भी जाते थे, तो वो ऐसा जवाब उनके पास हमेशा तैयार रहता था जो आपको लाजवाब कर दे। तो उनके व्यक्तित्व की बातें हमने काफी की। बहुत स्नेह था, सख्त थे ऊपर से। जब वो गुस्सा होते थे तो बड़े बड़ों की रूह कांप जाती थी। और पूरा परिवार इस प्रयास में रहता था कि इनको गुस्सा ना आए। डिसिप्लिन थे, बहुत डिसिप्लिन थे कि किस समय उठना है, किस समय नाश्ता करना है, किस समय लिखना है। हम लोग मुझे जब लिखने का होता है तो मैं तब लिखता हूँ जब मेरा एकदम लिखने का मन होता है या होता है। बाबा को एक समय होता था, उस समय लिखने के लिए बैठते थे और 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को हम लोग के सामने लिखते थे। हमारे घर में एक बरामदा था, सीमा आई हुई है हमारे घर, देखा है, वो बरामदे में बैठी भी है ये। तो वहां पे बैठ के वो लिखते थे और समय से खाना खाते थे, गिना चुना खाना खाते थे। मतलब उसमें नपी तौली हुई चीज होती थी। 2 रोटी लेंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे। तो ये डिसिप्लिन भी आप, मुझे लगता है, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे आभास होता है कि बहुत आवश्यक है अनुशासन जीवन में। तो ये उनके व्यक्तित्व की बात थी। मैं चाहूंगा कि आप लोग के पास यदि कोई प्रश्न या शंका कभी उठे, कोई जिज्ञासा हो, तो अवश्य प्रस्तुत करें। अब मैं थोड़ी सी चर्चा उनकी कृतित्व की कर लूं, या बीच में एक बार आप लोग चाहें तो मुझसे कुछ थोड़ी बहुत बातचीत उनके व्यक्तित्व के बारे में कर लें, तब मैं, जैसा आप कहें। एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं चंद्रशेखर जी। जी आपके जिस घर को हमने देखा है जो आते जाते, जिसमें लिखा हुआ था चित्रलेखा, जी जी। ऊपर नाम लिखा हुआ था चित्रलेखा, उसके विषय में आप अपना कुछ अनुभव बताएं। देखिए, हमारा तो जन्म वहीं हुआ। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा जन्म वहीं हुआ तो लिटरली वहीं हुआ, मतलब मैं अस्पताल में नहीं पैदा हुआ। तो वो मेरी जन्मभूमि है एक्चुअली देखा जाए तो।
उसका वो नाम मकान, चित्रलेखा कैसे पड़ा? जी मैं बताता हूँ। जी। बाबा उस विश्वेश्वर नाथ रोड पर रहते थे उस समय, और मुझे मालूम नहीं कि वो मकान बनवाना चाहते थे लखनऊ में या नहीं। वो एक नियतिवादी थे, उनको इस बात का कोई फिक्र नहीं थी कि कल क्या होगा। वो आज में जीते थे, और जैसा जैसा किस्मत जिसको कहते हैं ना, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। तो वो अपने जीवन की कोई प्लानिंग नहीं करते थे। वो आपको एक और इसी से संबंधित जो उनका नियतिवाद था, उससे संबंधित एक और घटना बताता हूँ कि जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे दाखिले के लिए, तो उनसे पूछा गया कौन से विषय लेंगे आप। तो बोले शाम के समय, दोपहर के समय तो मुझे कुछ काम होंगे, तो मैं सुबह के टाइम पे फ्री हूँ, तो सुबह जो भी विषय हों, जो पढ़ाए जाते हैं वो मुझे दे दीजिए। तो ये उनकी फिलॉसफी थी। तो सीमा जी, क्या हुआ कि वो एक कोई प्लॉट लेके, वो काफी बड़ा प्लॉट था महानगर में, 16,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था वो। तो वो किसी ने उनसे कहा कि ये प्लॉट ले लीजिए। बोले हम इतना बड़ा मकान लेके क्या करेंगे, इतना बड़ा प्लॉट लेके। तो बोले टुकड़ों में नहीं बंट सकता, इतना ही बड़ा प्लॉट है, अगर आपको लेना है तो बताइए। तो बाबा ने उनसे पूछ लिया कितने का है, तो शायद उस वक्त 6,000 रुपए का था वो प्लॉट। तो वो बता के चले गए, और 6,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी थी। बाबा के लिए सोच पाना भी शायद मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने जो भी बिल्डर थे या कॉलोनाइजर थे, उनको हाथ जोड़कर वापस कर दिया कि नहीं संभव है। तब भी वो जिद बोलते रहे कि अगर मन हो तो हमें कल इत्तिला कर दीजिएगा, अभी हम रोक के रखेंगे आपके लिए। और संयोग ये देखिए कि उसी दिन शाम को, शायद या अगले दिन सुबह, केदार शर्मा जी ने संपर्क किया कि मैं चित्रलेखा पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये दूसरी बार वो फिल्म बना रहे थे, एक बार वो बना चुके थे। बोले लेखक के रूप में कितना लोगे? तो बाबा ने कहा 6,000 दे सकोगे? तो उन्होंने कहा चेक भिजवा दे रहा हूं अभी। और अगले ही क्षण उन्होंने फिर कॉलोनाइजर को संपर्क करके कहा कि हम मकान ले लेंगे, जमीन ले लेंगे। तो वो चित्रलेखा ने चूंकि एकदम तुरंत ही व्यवस्था कर दी थी उस जमीन के लिए, तो बाबा ने सोचा कि ये एक धनलक्ष्मी के रूप में चित्रलेखा है उनकी, तो इसलिए उस मकान का नाम चित्रलेखा रखा। और बहुत बहुत कोई, धन्यवाद आपका। जी। जी, और कोई किसी के पास कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो मुझे बताएं। अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी बात करेंगे तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, जी। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। अब हम उनके कृतित्व पे आते हैं। देखिए, बाबा ने अपनी जो उनका जो रचना संसार था, वो शुरू होता है कविताओं से। और मंचों पर वो काफी लोकप्रिय कवि थे। इसलिए लोकप्रिय थे कि उनकी कविताओं में एक प्रोग्रेसिव क्रांति दिखाई पड़ती थी, या प्रेम का भाव दिखाई पड़ता था। वो किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते उनको, लेकिन ये दो चीजें तो दिखाई पड़ती हैं। एक तो उनका प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, और दूसरा जो उनका रोमांस या उनका जो श्रृंगार की कविता होती है। और दोनों ही मंचों पे बहुत लोकप्रिय होती हैं। जैसा उनको मौका दिखता था, जैसा अवसर दिखता था, वैसी कविताएं सुनाते थे। और कंठ बहुत सुरीला था। फिर मैं वही कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा अंश हम लोग के पास आया है। और मैं जितनी कविताएं करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं वो धुनें भी आ जाती हैं जो बाबा ने खुद बनाई थी। वो खुद अपनी एक तरह से संगीतकार भी थे, खुद ही कंपोज कर लेते थे अपनी। और वो सारी धुनें हम लोग के मस्तिष्क में अभी तक बैठी हुई हैं। तो लोकप्रियता मिलती थी उनको। और फिर ये बात भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि एक दिन उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को सुना मंच पे, और उस दिन उन्होंने ये एक तरह से निर्णय लिया कि, ये लिखा है उन्होंने, ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि जब मैंने बच्चन को मंच से बोलते सुना तो मुझे लग गया कि अब असली कवि का उदय हुआ है, और ये मंच को वो ज्यादा डिजर्व करते हैं हम लोगों से। तो मैंने अपना सफर मंच का काफी कर लिया, और अब मैं हटके कुछ और काम करता हूँ। तो इस तरह से वो कविताओं, हालांकि उनकी कविताओं में कोई कमी नहीं थी, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा किसी भी कवि से, लेकिन बहुत उच्च कोटि की कविताएं थी। तो ये उन्होंने
एक मार्केटिंग में टर्म होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें ये सिखाते हैं कि जब आप पीक पे हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो बाबा जब पीक पे थे मंच की, तो उन्होंने वो जगह स्थान छोड़ दिया और फिर वो उपन्यासों पे आ गए। उपन्यास उनको दूसरी दुनिया में ले गए। चित्रलेखा उनका दूसरा उपन्यास था, पतन उनका पहला उपन्यास था जो बहुत नहीं लोकप्रिय हुआ था। चित्रलेखा के पीछे भी कहानी है कि उनके एक मित्र थे, वो उनके घर आए और वो एक किताब पढ़ रहे थे, और जितनी देर वो घर पे रहे वो किताब ही पढ़ते रहे। तो बाबा ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या पढ़ रहे हो जो तुम, हमसे भी बात करने का तुम्हारे पास समय नहीं मिल रहा है? तो बोले, हिंदी में कोई भी लेखक इस स्तर का उपन्यास नहीं लिख सकता, मैं उस उपन्यास को पढ़ रहा हूँ। वो उपन्यास था अनातोले फ्रांस का थाया। और उन्होंने एक ही सिटिंग में, वो जो उनके मित्र थे, एक ही सिटिंग में उस उपन्यास को पूरा पढ़ गए और छोड़ गए बाबा के पास कि तुम भी पढ़ना है इसको। रात से लेकर सुबह तक में बाबा ने भी पढ़ लिया, और अगले दिन से उन्होंने जिस उपन्यास को लिखना शुरू किया उसका नाम चित्रलेखा था। और चित्रलेखा की लोकप्रियता थाया से कम नहीं, अधिक हो सकती है। तो ये एक इस तरह से शुरुआत हुई उनकी उपन्यासों की दुनिया की। फिर उन्होंने अगर कोई आपके दर्शकों में, आपके सुनने वालों में, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, तो अगर आपको भारत के प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले वाले समय से लेके स्वतंत्रता के जस्ट बाद तक के समय का 1880 से लेके 1950-55 तक का यदि आपको इतिहास पढ़ना है और रोचक ढंग से पढ़ना है, तो बाबा के 4 उपन्यास हैं। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको एक पृष्ठभूमि में चल रहा है इतिहास, तो एक आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा, वर्किंग नॉलेज आपको मिल जाएगी। इन 4 उपन्यास का मैं नाम बताता हूँ। इसमें एक है टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो स्वतंत्रता संग्राम पे है। एक है भूले बिसरे चित्र, जिसपे साहित्य अकादमी का पुरस्कार बना है, मिला था। जिस पर एक है सीधी सच्ची बातें, और एक है प्रश्न और मरीचिका। इनमें प्रश्न और मरीचिका, सीधी सच्ची बातें और भूले बिसरे चित्र काफी मोटे उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते थोड़ा इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो भी काफी बड़ा है। तो इन उपन्यासों को यदि आप पढ़ेंगे और इनके चरित्रों में झांकेंगे तो भारत की एक तस्वीर खींच जाती है। देखिए, आज हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं उसमें हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। सारा काम अब आंखों से हो रहा है। अभी भी जिस आभासी दुनिया में हम बैठे हैं ना, ये आंखों का खेल है, और हमारी आवाज आप तक जा रही है वो सेकेंडरी है। टीवी हम देख रहे हैं या हम रील्स देख रहे हैं, बहुत बार लोग रील्स साइलेंट चंद्रशेखर जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद जी। आप। जी, अभी भी हो रही है? अभी ठीक है नहीं अब ठीक है जी। तो आपकी आंखें शब्दों को पढ़ती हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क साथ में क्या काम करता है, उन शब्दों के चित्र बनाता है। और इसीलिए अगर किसी भी किताब का कोई भी प्रकरण आप पढ़ेंगे, और हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम सब अलग अलग चित्र बनाएंगे। ये हमारी अपनी बुद्धिमत्ता, हमारी अपनी इंटेलिजेंस का खेल होता है। तो ये जो उपन्यास हैं जिनका मैंने नाम दिया, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने अपने चित्र खींच लेंगे और दिमाग को काफी काम मिलेगा इनको पढ़ने से। तो ये 4 उपन्यास एक कैटेगरी के हैं। एक और बात मैं बाबा के कृतित्व के बारे में करूंगा कि जो स्त्री का चरित्र है उस पे विशेष रूप से ध्यान दिया, और कुछ उपन्यास तो एकदम स्त्रियों पे केंद्रित हैं, जिसमें चित्रलेखा तो है ही। और चित्रलेखा में हालांकि 2 बहुत स्ट्रांग मेल कैरेक्टर्स भी हैं, पुरुष चरित्र भी हैं, लेकिन तब भी जो पूरा उसका दर्शन है वो चित्रलेखा के माध्यम से ही आ रहा है। दूसरी उनका एक उपन्यास है रेखा, जो फिर नारी प्रधान है, और वो फिर नहीं आई, ये भी नारी प्रधान उपन्यास है। इसके अलावा भी जितने भी उपन्यास बाबा ने लिखे उसमें स्त्रियों का चरित्र बहुत अच्छे से उभारा। बाबा की भाषा बहुत सरल देशज भाषा है, उसमें खड़ी बोली, और चूंकि लखनऊ में रहे तो उर्दू के शब्दों का बहुत फ्लो में प्रयोग हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ है,
लेकिन उनको रोका भी नहीं गया है। तो वो जो हिंदुस्तानी लहजा है बात करने का, जिसमें कि हिंदी और उर्दू के शब्द अब हिंदी का हिस्सा बन गए हैं, तो उस तरह की भाषा है। और अ, कुछ एक आध लेखक हैं जिनका मैं फिर नाम नहीं लूंगा, उनके उपन्यासों में मैंने बचपन से किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। क्लास 7-8 तक पहुंचते पहुंचते मैं कम से कम 20-25 उपन्यास पढ़ चुका था। तो उस वक्त तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता था। अब उतना शॉकिंग शायद ना लगे कि अ, संवादों में गालियों का प्रयोग और भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग अ, कई बड़े बड़े उपन्यासकारों ने किया है, जिनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, जो नॉमिनेट हुए हैं। तो अब वो उसका जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि समय की जरूरत होती है, या आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का, एक चरित्र को यदि आपको उभारना है, उस चरित्र में यदि गालियां हैं तो लिखना पड़ेगा। तो उसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन बाबा ने उस तरह की गालियां नहीं इस्तेमाल की। लेकिन जो बोल चाल में शब्द आते हैं और वो अच्छे शब्द नहीं, उनका इस्तेमाल किया भी। उनकी एक किताब का नाम ही है खानदानी हरामजादे, तो कहानी का नाम है। तो वहां पे उन्होंने गुरेज भी नहीं किया इस बात से। और तो उनकी भाषा सरल है, ग्राह्य है, और विविड डिस्क्रिप्शन है। काफी देर तक समझाते हैं, जिससे कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपने अपने चित्रों को पूरा कर ले। बाबा ने, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कि पटकथा लेखन में रहे कई वर्ष, तो उनको स्क्रीन प्ले लिखना आता था। और ये फर्क मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाबा के जो उपन्यास हैं, इनको यदि आप इनकी तुलना और उनके कंटेम्प्रेरी लेखकों से करेंगे, तो एक खास बात आपको बाबा के उपन्यासों में मिलेगी, ये कि वो हर उपन्यास को स्क्रीन प्ले की तरह लिखा हुआ उन्होंने, यानी फिल्म की तरह, फिल्म की पटकथा की तरह। तो जब आप फिल्म की पटकथा की तरह कुछ लिखेंगे, तो जो पढ़ने वाला होगा उसको वो सीन दिखाई पड़ेगा। वो सीन रेखा चित्र खींच देते थे आपके मस्तिष्क पे, वो दिखाई पड़ जाएगा जिस तरह से डिस्क्रिप्शन है। अभी आपने प्रायश्चित का नाम लिया था, तो जिन लोगों ने प्रायश्चित, जिन बच्चों ने पढ़ी है, वो पूरी इमेजिन करते हैं कि क्या हो रहा होगा, कि पंडित का, अगर पंडित आ रहा है तो पंडित की तोंद से लेके पंडित के चेहरे तक को उन्होंने उसका चित्र खींचा हुआ है, शब्दों के माध्यम से वो चित्र खींचा हुआ है। तो ये और जो साहित्य मुझे विरासत में मिला है, तो उसमें ये बात है कि मैं भी प्रयास करता हूँ कि पूरा चित्र खींचूं। आप लोगों में से जिसने भी, सीमा जी ने तो पढ़ी है मेरी कहानियां, उन कहानियों पर भी वो पूरा डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करता हूं मैं। और डिस्क्रिप्शन देते वक्त वो डिटेल्स देते वक्त ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पाठक उबने ना लगे। आप इस तरह से मत दीजिए कि उबने लगे कि कहानी तो कहीं खो गई, आप डिस्क्रिप्शन ही देते रहे। बहुत लेखक ऐसा भी करते हैं, तो वो बड़ी चतुराई से इस काम को कर लेते थे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बाबा की उपन्यास चूंकि हर विधा में लिखते थे, ये मेरे साथ भी होता है, जब आप कई विधाओं में लिखने लगते हैं तो आपका जो पाठक होता है वो एक विधा को पकड़ के चलता है, बाकी विधाएं शायद थोड़ी पीछे छूट जाती हैं। तो बाबा की जो कहानियां हैं वो भी बड़ी मादक हैं, मतलब बहुत स्टिंग करने वाली, चोट मारती है। अभी जो आप सीमा जी से कह रही थी कि अंत आते आते आप भूल जाते हैं कि क्या है, तो वो, और उसमें एक सामाजिक संदेश मिलता है। मैं आपको एक दो कहानियों का क्रक्स बताने की कोशिश करता हूँ। एक कहानी का तो मैं बताता ही हूँ। एक उनकी कहानी है रंगीले लाल तीर्थयात्री। मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, अब शायद एक बार फिर पढ़ने का मन हुआ। उसके बारे में थोड़ा सा बस मैं समरी देता हूँ। उस कहानी का विषय यह है कि दो मित्र थे, और कालांतर में समय बीता, और एक जो व्यक्ति थोड़ा, जिसके जीवन में संघर्ष था, वो बड़ा आदमी बन गया, बड़ा बड़ा सेठ बन गया। तो बहुत साल बाद उनका मित्र उनसे मिलने पहुंचता है, तो वो अपने परिवार का परिचय उसको दे रहे हैं कि मेरे 4 बेटे हैं और मेरा बिजनेस अब वही संभाल रहे हैं। उन्होंने मेरे बिजनेस को, मेरे व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है। तो ये तो शायद आड़त का काम करते थे, लेकिन इनके लड़कों ने नए नए व्यवसाय खोल दिए। तो वो सबसे पहले एक लड़के से मिलवाते हैं जो कि साइकिल से आता है, और उसके कपड़े पे थोड़ा तेल वेल लगा हुआ है। तो बोलते हैं ये प्रदेश का ऑयल किंग है, प्रदेश की कम से कम 10 तेल की मिलें इसके पास है। लेकिन वो हाथ जोड़ता है और चला जाता है, बहुत सभ्य होता है, और कहीं पर भी उसके ऊपर पैसे का असर नहीं दिखाई पड़ता है। फिर दूसरा लड़का आता है, उसके उसके परिचय में बताते हैं कि प्रदेश का शुगर किंग है,
इसकी 8-10 चीनी की मिलें चलती हैं। उसके भी कपड़े बहुत साधारण हैं, वो चप्पल पहन के आता है। तीसरा व्यक्ति आता है, उसके कपड़े पे कालिख लगी हुई है, बोलती है कोल किंग है, ये माइनिंग करता है, कोल किंग। और फिर एक मर्सिडीज आके रुकती है और उसमें से अरमानी का सूट पहन के एक लड़का आता है और कहता है 2 लाख का चेक दीजिए तुरंत। तो क्या करोगे? बोले शाम को पार्टी में जाना है मुझे। उसके पिताजी उसको 2 लाख रुपए का चेक काट के दे देते हैं, वो चला जाता है। बोले ये मेरा चौथा बेटा है। तो बोलती ये क्या करता है? उसकी वेशभूषा और उसके आचरण से थोड़ा चकित है वो। तो थोड़ा सा शर्म के साथ, थोड़ा सा एक संकोच के साथ वो बोलते हैं ये तीर्थ यात्री है। तो बोले तीर्थ यात्री है? बोले जो ऑयल किंग है, जो शुगर किंग है, जो कोल किंग है, वो तो इतने साधारण ढंग से वेशभूषा पहने हुए हैं और इतने सभ्य हैं, और ये तीर्थ यात्री है और इसको पार्टी भी करनी है और ये अरमानी का सूट पहने हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई। तो बहुत धीरे से बोलते हैं, देखिए जो मेरे 3 बड़े बेटे हैं ना, इन सबका जितना भी व्यापार धंधा है वो इसके नाम पे चल रहा है। तो वो जितनी भी घपलागिरी करते हैं या कुछ चोरी चमारी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो जेल यही जाता है। तो जब ये जेल जाता है तो हम लोग ये बता देते हैं कि ये तीर्थ यात्रा पे निकल गया है, और इसीलिए हमें इसकी हर इच्छा को पूरी करना पड़ता है क्योंकि वो चला रहा है। तो ये उनकी कहानियों का एक रंग है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो विषय लेकर कहाँ से घूमकर उसके मुख्य पॉइंट तक पहुंचते थे। पूरी कहानी में आप घूमते रहेंगे और तब फिर आपका जो अंत आएगा। कबरी बिल्ली में भी यही हुआ था और वसीयत में भी वही हुआ था। तो बातें तो बहुत है सीमा जी, लेकिन आप लोग का समय है सीमित, और मुझे लगता है कि अब मैं चाहूंगा कि 5 ही 7 मिनट बचे हैं। तो यदि आप लोग और कोई बात करना चाहें और फिर हमें अध्यक्ष जी को भी सुनना है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपने इतना बढ़िया उद्बोधन दिया और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आपने मंच सजा दिया। भगवती बाबू जी के जीवन के उन पहलुओं को हमारे समक्ष आपने रखा जिनसे हम अब तक अनजान थे, और अनजान तब तक रहते जब तक आप हमारे मंच पर आते भी नहीं। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आपका भी सौभाग्य था कि आपने अपने बाबा के समय के जितने साहित्यकार थे, कवि थे, उनको आपने प्रत्यक्ष अपने देखा, और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके परिवार के एक सदस्य को अपने मंच पर देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा साहित्य लिखने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। लेखक बहुत हो गए हैं, पाठकों की संख्या इसीलिए कम होती जा रही है। और बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपका। और जितने भी मंचासीन हमारे जितने भी महानुभाव हैं, यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता आप लोगों के मन में हो तो कृपया करके सामने आए और अपना सवाल रखें। ये बात बिल्कुल सच है कि गुणवत्ता लेखन अब कहीं खो गया है, और यही कारण है कि पुस्तकें तो बहुत हैं बाजार में, लेकिन पाठक नहीं मिल रहे हैं। बहुत आपने सही बात कही है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा साहित्य पढ़ने की ओर अग्रसर हुए। और जो चीजें हम लोगों से पढ़ने में छूट गई हैं, श्री भगवती चरण वर्मा जी की जो 4 उपन्यासों के नाम आपने बताए हैं, और जिसमें इतिहास की झलक हम लोगों को देखने को मिलेगी, वो हम लोग अवश्य कोशिश करेंगे कि उसे प्राप्त करें और उसको अवश्य पढ़ें। हमें किसी की तरफ से कोई अभी पता नहीं चल पा रहा है कि किसी को कोई प्रश्न पूछना है। हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण जुड़ गए हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर भरत शेनकर जी, राधेश्याम सिंह जी, रेमी जायसवाल जी, संजना मिश्रा जी, शुभा तिवारी जी, उमा जी पाटिल, माधुरी खरे जी, और इतने नाम हमको अभी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही और हमारे संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम, आपका स्वागत है। आप कृपया अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद डॉक्टर सीमा मैडम। विश्व हिंदी सेवा साहित्य संस्थान जो हमारा प्रयागराज का है,
उसके आज उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के तत्वाधान में हम सब एकत्रित हैं श्री भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करने के लिए। परम आदरणीय गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर, जो हमारे सबके स्नेही भी हैं और मार्गदर्शक हैं, सब कुछ है संस्था के। उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी, सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जिन्होंने श्रीमती मांडवी सिंह जी और उनकी छोटी बहन जिन्होंने बहुत सुमधुर वंदना प्रस्तुत की और सबको सरस्वती के रंग में रंग दिया। संचालक डॉक्टर सीमा वर्मा जी, जैसा कि सबने कहा कि उनकी इतनी स्तुति की है, इस समय कम है, मैं किसी के बारे में बहुत कुछ कहूँ तो समय का अभाव है। उसके अलावा हमारे आज पे जो वक्ता है, आज सचमुच हम लोग धन्य हैं कि आज हमें उनको सुनने का मौका मिला। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत रोचक, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक। और जो बचपन आपने जिया बाबा के साथ, जो स्मृतियां आपने संजोई है बाबा के साथ, आज हमने उसको मतलब आपने हमारे साथ साझा करके हम लोग लग रहे हैं कि शायद हम उस युग में चले गए, उस जगह पहुंच गए जहां आपका जन्म हुआ और आपने जैसे जैसे उस उत्तरोत्तर जो प्रगति बताई है उसको हमने आपके स्थान पर रहकर अगर महसूस किया तो लगा कि हम भी लखनऊ पहुंच गए और हम उनको महसूस कर रहे हैं। इतनी जीवंत अभिव्यक्ति जो आपने दी है उसके लिए सचमुच हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आपने ये कहा कि और दूसरी बात, आपने जब उनकी स्मृतियां बता रहे थे तो आप जिस गौरव को या गर्व को महसूस कर रहे थे उसको भी हम महसूस कर, तो आपके जो शब्द थे वो इतने प्रभावशाली रहे कि जो जिंदगी आपने जी है कुछ पल हम सब ने भी जी। आपने कहा उनके व्यक्तित्व के बारे में और जो विशेष रूप से बाकी सारी बातें आपने बताई, हमसे साझा की, हम लोग ने उसको महसूस किया, जीवंतता से महसूस किया, बहुत आत्मीयता से महसूस किया और वो आपने कराया कि आपकी सामर्थ्य। आपने भूले बिसरे गीत के साथ में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ी उनकी जो रोचक बातें सुनाई हैं और ये भी कहा कि पुरस्कार की जो प्रथा या जो भी उसमें जो अच्छाइयां या कमियां जो हैं वो तब थी, वो आज भी हैं। न्यूनाधिक हो सकती हैं पर कमियां खत्म नहीं हुई हैं, न वो धारणाएं खत्म हुई हैं, न वो प्रवृत्तियां खत्म हुई, जैसा कि आपने कहा। अभी बना उसके बाद में ये आपने कहा आपकी चिंता भी है कि आजकल लेखकों की जो रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है, उसमें लेखक दोषी नहीं है ये आपने माना, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी है भी, ये भी आपने कहा। आपका जो शेर था कि पढ़ने वाले लोग गलत हैं या लिखने वाले, इसमें भी साहित्य के प्रति व्यक्त की गई आपकी चिंता हमको नजर आती है। तो आपकी इतनी सुंदर जो अभिव्यक्ति हमने सुनी है उसके बाद में सही तो हमको तो मौन हो जाना चाहिए, पर चूंकि कहना है इसलिए मैं कहना चाहूंगी। तो जो कुछ आपने कहा है वो तो जीवंत था, मैं केवल पढ़े हुए वस्तुओं के आधार पर ही कुछ कहता हूँ। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 और उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981। संक्षिप्त सा परिचय जो देते हैं उस तरह से बता रही हूँ। उनकी शिक्षा की बात करें तो 1926 में बीए किया, 1928 में वकालत पास करके वकील बन गए। 1928 से 42 के बीच वकालत और प्रशासन की योजनाओं के साथ कांग्रेस की महा अधिवेशनों में सक्रिय भागीदारी करने लगे। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ आकर स्वतंत्र लेखन करने लगे। उनके उपन्यासों के बारे में जिन्हें जैसे कि सबने बताया वो सबके सामने है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, सबही नचावत राम गोसाई इत्यादि। कहानी संग्रह 2 बांके, मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी, इंस्टॉलमेंट इत्यादि। कविता संग्रह कम है, मधुकण, प्रेम संगीत, मानव। भगवती चरण वर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। लगभग सभी विद्वानों में रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाएं अतीत के गुणगान की अपेक्षा वर्तमान की कुंठा और आक्रोश को मुखरित करती हैं। उनकी रचनाएं अपने यथार्थ बोध एवं अपनी चेतना के कारण आज भी प्रासंगिक लगती हैं। हिंदी के चर्चित कथाकार, उपन्यासकार, कवि, पत्रकार, फिल्म
पटकथा संवाद लेखक भगवती चरण वर्मा साहित्यकारों में भगवती बाबू के नाम से जाने जाते। वे खुद उनके शब्दों में कहें कि वो जिंदगी को कैसे, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला और हम धूल उड़ाते चले गए। ये उनकी बात। भगवती बाबू ने कहा, मैंने जीवन को धारावाहिक के रूप में जिया। कहा था मैंने जीवन को धारावाहिक रूप में जिया है। उनके महत्वपूर्ण जीवन को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक धारावाहिक जिंदगी का नाम है भगवती चरण वर्मा। प्रसार भारती के एक साक्षात्कार को मैंने सुना। उन्होंने स्वयं कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए जो कुछ बताया है उसे थोड़े संक्षिप्त बिंदुओं में रखने का प्रयत्न कर रही हूँ। प्रश्न था, आपने चित्रलेखा भी लिखा जो इतिहास के पात्रों के साथ था, अब चाणक्य है, तो आप बार बार इतिहास को घेरने की कोशिश क्यों करते हैं? इतिहास में बार बार लौटते क्यों हैं? इसमें आपकी मूल चिंता क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, चाणक्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चित्रलेखा, बल्कि चित्रलेखा में रोमांस है, कल्पना है, चाणक्य में कल्पना नहीं है, रोमांस नहीं है, लेकिन चाणक्य में ऐसा सत्य है, इतना कठोर और सही सत्य कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कथाकार, उपन्यासकार, चिंतक के रूप में प्रसिद्ध भगवती बाबू, जैसा कि अभी हमारे चंद्रशेखर वर्मा सर ने बताया कि वो बॉम्बे टॉकीज गए, अदाकारा देविका राणा ने उनको बुलाया, वहाँ 4 फिल्मों की पटकथा संवाद लिखे और जो दिलीप कुमार की पहली ज्वार भाटा जिसमें यूसुफ को दिलीप कुमार नाम दिया गया और फिर वो नाम इतना प्रसिद्ध, इतना बड़ा हुआ कि उन्हीं की देन। भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, इन रचनाओं में गांधी से पहले का समय, गांधी के बाद का समय और उसके बाद गांधी से नेहरू का समय के काल और बाद के काल को चित्रित करने का उन्होंने प्रयास किया। भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं, मेरी नजर में मेरी रचनाएं भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका सब देखकर मैं सोचता हूँ मैं कहानी लेखक कैसे बन गया। मैं तो पहले कविताएं लिखता था। हिंदी में जो कहानी लेखकों में प्रमुख नाम है वो विश्वम्भरनाथ कौशिक, और मैं कौशिक के प्रभाव से ही कहानी लिखने लगा। मैंने हमेशा उनको अपना गुरु माना, अपना पथ प्रदर्शक माना। वे लिखते थे तो लगता था कि जीवन को अपने उतार रहे हैं और यह मैंने उनसे सीखा। चित्रलेखा बहुत चर्चित कृति, उनसे प्रश्न किया गया कि चित्रलेखा आपकी बहुत चर्चित कृति है, आपको उसको पढ़ने के बाद लोग पाप पुण्य के बारे में समझने की कोशिश करने लगते हैं। पूछने पर कि चित्रलेखा पर 2 फिल्में बनी, कैसी लगी? वे बोले दोनों ही खराब है, चित्रलेखा पर सही फिल्म तब तक बनी ही नहीं। यह पूछने पर कि आप पत्रकार रहे, लेखक रहे और शासनकाल व्यवस्था में भी रहे, भागीदारी रही आपकी, तो किस क्षेत्र में काम करके अधिक संतुष्ट रहे? इस पर वे बोले, भाई मैंने अपने पेट भरने के लिए काम किया, नाम तो बहुत कमाया, लेकिन धन के बिना जीवन संभव नहीं। मैं मानता हूं कि हम कुछ नहीं करते, सब हो जाया करता है, इसलिए उस पर मैं चिंता भी नहीं करता। और जब बेवजह चिंता ना करो, ना सोचो, ना विचारो, तो कोई भी काम बहुत अच्छा हो जाता, कोई भी चीज बहुत अच्छी बन जाती। तो मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए कहता हूं कि मैं प्रोफेशनल राइटर हूं, क्योंकि काम के साथ पैसा भी जरूरी है। वे कहते हैं उनके शब्दों में, जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण समर्पण का दृष्टिकोण बन गया। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जीवन की गतिविधि को और जीवन की सार्थकता को मैं नहीं समझ पाया। अपने चारों ओर देखता हूं, सब कुछ अनजाना सा लगता है। जो कुछ मिलता है उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए। रुदन, कटुता, इससे हम जीवन के क्रम को बदल तो नहीं सकते। चित्रलेखा की कहानी अनेक मोड़ लेती, जैसा कि अभी चंद्रशेखर सर ने भी बताया, और अंत इस प्रकार से होता है, उसका जो कंक्लूजन कहिए या जो भी कह लीजिए, पाप और पुण्य परिस्थितियों की उपज होते हैं। हम वही करते हैं जो परिस्थिति हमसे कराती है। यही जीवन का सार है, तुम मानो या न मानो। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं जीवन की विकृतियों और विसंगतियों को पाठक के समक्ष न केवल उद्घाटित करती हैं, बल्कि यथार्थ अनुभव के प्रति पाठक को संवेदनशील भी बनाती है। उनका साहित्यिक जीवन छायावादी कविता से आरंभ हुआ, पर न तो वे छायावादी काव्यानुभूति के अशरीरी आधारों के प्रति आकर्षित हुए और न ही उसकी अतिशय मृदुता को भी उन्होंने अपनाया। उन्हें किसी वाद विशेष के अंतर्गत, जैसा कि अभी सर ने भी कहा, उन्हें किसी वाद विशेष के अंतर्गत मानना सही नहीं होगा।
रूमानी मस्तिष्क, नियतिवाद, प्रगतिवाद, अंततः वे मानवतावाद उनकी विशिष्टता है। परिस्थितियों प्रसंग के अनुरूप रोचक और प्रभावशाली वातावरण चित्रित करने में वर्मा जी सिद्धहस्त थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति उपाधियां, पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। और इस प्रकार भगवती चरण वर्मा जी कालजयी सदा स्मरणीय रचनाकार थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। बहुत ही जो तथ्य कुछ साक्षात्कार के या उनके विचार, भगवती बाबू के जी के विचार जो रह गए थे, उनको आपने अपने उद्बोधन में शामिल किया और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अनीता सक्सेना जी। कृपया मंच पर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी अनीता जी, आभार प्रदर्शन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। कृपया आप सभी मंचासीन जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, महानुभाव हैं, उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शन करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। पटल से जुड़े हुए सभी आदरणीय विद्वजनों को सादर प्रणाम। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के तत्वावधान में 305 19वीं आभासी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय है श्री भगवती चरण वर्मा जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आज की गोष्ठी बहुत ही सार्थक एवं सफल रही। ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के कार्य व्यवहार एवं जीवन चरित्र पर चर्चा को सुनकर हम सभी लाभान्वित हुए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की परम आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेकी जी, जो कि कोई भी विषय हो अपनी ओजपूर्ण सुमधुर कर्णप्रिय वाणी में विषय को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत कर देती है कि हम सभी सहज रूप से ही समझ पाते हैं और लाभान्वित होते हैं। आदरणीय महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्ता के रूप में हमारे बीच बहुत ही महान वक्ता जुड़े, डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी, और आपके विषय में आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी और आदरणीय डॉक्टर सीमा जी ने बहुत कुछ बता दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप आज के महान साहित्यकार, महान वक्ता और वह महान व्यक्ति हैं जिस साहित्यकार के विषय में हम सभी जानने के लिए आज लालायित हैं। उनके साथ अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया है। यह बड़े सौभाग्य और संयोग की बात है। आदरणीय महोदय जी, आपने आज की गोष्ठी के महान साहित्यकार जीवन चरित्र के हर पहलू पर बखूबी प्रकाश डाला, और वह पक्ष जिनके विषय में हम लोग कभी सुने भी नहीं थे, थोड़ा पढ़ा था लेकिन जानकारी हम लोगों को नहीं थी, वह सब आज आपने व्यक्त किया, हम लोगों को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं आपका सानिध्य पाकर, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय आभार। आज के कार्यक्रम की बहुत ही मधुर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाली श्रीमती मांडवी जी एवं सहयोगी प्रिया शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुमधुर वाणी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद व सहृदय आभार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की परम आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय जी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जी, जिनकी स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को ऊर्जा मिलती है, आदरणीय महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के आधार स्तंभ, संस्कार गुरु परम आदरणीय गोपेश्वर द्विवेदी जी, जो कि विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिपल कार्य कर रहे हैं, और आपके द्वारा स्नेहाश्रम
के निर्माण का पावन कार्य किया जा रहा है, जिसमें साहित्य सेवा संस्थान के सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की इस गोष्ठी में मैं आपको इस पावन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सभी आपके हृदय से आभारी हैं। महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस गोष्ठी में स्नेहाश्रम के विषय में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि वैसे तो संस्थान के सभी सदस्य अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं, यदि वे अपने परिचितों और मित्रों से सहयोग करा कर इस संस्थान के पावन कार्य को पूर्ण करने में योगदान दें तो बड़ा ही सराहनीय कार्य होगा। और आज की गोष्ठी में गोष्ठी के संयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती पुष्पा शैली जी, जो कि बहुत ही मधुर वाणी में एक एक वक्ता को, गोष्ठी के एक एक सदस्य को जोड़ती हैं और आप हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं। आदरणीय महोदया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के स्वागत के लिए आज हमारे बीच बाल संसद प्रभारी आदरणीय रश्मि चौबे जी, जिन्हें हम लोग कुशल संचालिका के रूप में देखते हैं। आज की गोष्ठी में आपने बड़ी ही आत्मीयता के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से स्वागत उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आज के कार्यक्रम की संचालिका महोदया डॉक्टर सीमा वर्मा जी, जो कि विश्व स्नेह समाज पत्रिका की सहयोगी संपादक भी हैं, एक सेतु की भांति बड़ी ही कुशलता से बहुत बढ़िया मंच का संचालन कर रही हैं। आदरणीय महोदया, बहुत बहुत आभार। जहां एक और कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले कार्यकर्ता वक्तागण कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने में चार चांद लगा देते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रोतागण कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम में श्रोता के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री मंगल ससाने जी, प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम जी, रजनी वर्मा जी, संजीवनी पटेल जी, शोभा तिवारी जी, उमा जी, जयकला जी, डॉक्टर भरत शिवकर जी, रश्मि लहर जी, रेमी जी, संजना जी, माधुरी जी तथा और भी बहुत से वक्तागण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। सभी का सहृदय स्वागत और सबको धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। आपने बहुत ही आत्मीयता के साथ सबका आभार प्रदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार हम आपका व्यक्त करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम कार्यक्रम के समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं और अगली गोष्ठी में अगले महीने 9 तारीख को फिर हम किसी अच्छे विषय के साथ और एक बढ़िया वक्ता के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं और अध्यक्षा महोदय से अनुमति चाहते हैं कि अब कार्यक्रम को हम समाप्त करें। जी मैडम। सभी को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद करते हुए शुभ रात्रि।